Assalamu alaikum students, and welcome to another lecture on supply chain management. I am Dr. Fahad Amjad. The course code is MGT561. The book which we are following in this course is Supply Chain Management Strategy, Planning and Operations. It is the 5th edition. The publisher of the book is Pearson Publishing, and the author of this book, the authors of this book are Sunil Chopra and Peter Mandel. In the last lecture, we were discussing different concepts which are present in the chapter 6 of the book, which is Designing Global Supply Chain Networks. Before starting today's lecture, let me first give you an overview, or let me revise the things which we have discussed so far in this chapter. Again, in the slide you will see learning objective. Learning objectives for this chapter are in total 4. आपने ये 4 चीज़ें इस चैप्टर के लिखने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये 4 चीज़ें आपको समझ आए. तो मैं चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ ही अपना रिवीजन कर लेते हैं कि जी अब तक हमने जो पढ़ लिया इस चैप्टर के अंदर वो क्या क्या है. सबसे पहले identify factors that need to be included in total cost when making global sourcing decision. हमने देख लिए कि जी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें कंसिडर करना पड़ता है जब हम ग्लोबल सोर्सिंग के डिसीजन ले रहे होते हैं. सोर्सिंग का मतलब क्या होता है? परचेज कहाँ से कर रहे हैं, चीज़ कहाँ से हमने ख़रीदनी है. तो ये सारे के सारे सोर्सिंग डिसीजंस होते हैं. हमने ये चीज़ें भी पढ़ ली हैं चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर. इसी तरीके से हमने देखा कि जी डिफाइन अनसर्टेनिटीज दैट आर पर्टिकुलरली रेलेवेंट व्हेन डिजाइनिंग ग्लोबल सप्लाई चेन. कौन कौन सी अनसर्टेनिटीज हैं, कौन कौन से रिस्क हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं व्हेन वी डिजाइन सप्लाई चेन नेटवर्क्स, ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क्स. तो हमने अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क ये भी हमने देख लिए कि कौन कौन सी अनसर्टेनिटीज़ या कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं जब हम सप्लाई चेन का जो ग्लोबल सप्लाई चेन के नेटवर्क को डिज़ाइन कर रहे होते हैं. तो कौन कौन से रिस्क हमें कंसिडर करने पड़ते हैं या अनसर्टेनिटीज़ हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं. एक्सप्लेन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज दैट कैन बी यूज्ड टू मिटिगेट रिस्क इन द ग्लोबल सप्लाई चेन. पॉइंट 2 जो था उसके अंदर हमने रिस्क आइडेंटिफाई किए, जिसके अंदर हमने बताया डिसरप्शन हो सकती है, डिलेज हो सकती हैं, सिस्टम रिस्क हो सकता है, फोरकास्टिंग रिस्क हो सकते हैं, प्रोक्योरमेंट के अंदर रिस्क हो सकता है, रिसीवेबल्स के अंदर जो चीज़ें आप रिसीव कर रहे हैं उसके अंदर रिस्क हो सकता है, इन्वेंट्री के रिस्क हो सकते हैं, कैपेसिटी के रिस्क हो सकते हैं, कस्टमर की साइड से डिमांड रिस्क आता है, सप्लायर की साइड से सप्लायर रिस्क आता है, सप्लाई चेन के अंदर जो होते हैं वो इंटरनल रिस्क होते हैं, उसके अंदर कैपेसिटी, इन्वेंट्री रिस्क, ऑपरेशंस रिस्क, ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं. फिर इस चैप्टर इस पॉइंट 2 के अंदर जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी, फिर पॉइंट 3 के अंदर हमने मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज देखी कि जी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिससे हम इस रिस्क को कम कर सकते हैं. तो अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर 3 बेसिक चीज़ें कवर कर ली हैं कि जी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जब हम ग्लोबल सोर्सिंग डिसीजन ले रहे होते हैं तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं. सप्लाई चेन का नेटवर्क जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसके अंदर कौन कौन सी अनसर्टेनिटीज़ और रिस्क इन्वॉल्व होती हैं, और कौन कौन सी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे हम उन रिस्क या अनसर्टेनिटीज़ को कम कर सकते हैं. तो ये 3 चीज़ें अब तक हम देख चुके हैं. पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी. आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अब हम देखेंगे अंडरस्टैंड डिसीजन ट्री मेथडोलॉजीज यूज्ड टू इवैल्यूएट सप्लाई चेन डिजाइन डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटीज. अब अनसर्टेनिटी है, आपने सप्लाई चेन के अंदर रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, इन सारी चीज़ों के होते हुए भी अब आपने सप्लाई चेन के डिज़ाइन का डिसीजन तो लेना है, आपने कोई ना कोई डिसीजन तो लेना है. तो क्या कोई मेथडोलॉजी है ऐसी जिससे हम इस
रिस्क को इनकॉर्पोरेट करें और हमारे पास कोई डिसीजन आ जाए। तो ये एक मेथडोलॉजी है जिसका नाम है डिसीजन ट्री मेथडोलॉजी, जिसको हम यूज करके अनसर्टेनिटी के होते हुए भी एक डिसीजन ले सकते हैं। तो डिसीजन ट्री मेथडोलॉजी जो है उसमें हम डिसीजन ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनसर्टेनिटी या इन द प्रेजेंस ऑफ रिस्क। तो वो हम देखेंगे। डिसीजन ट्री एनालिसिस से पहले हम कैश फ्लो एनालिसिस देखेंगे, क्योंकि कैश फ्लो एनालिसिस यूज होता है डिसीजन ट्री मेथडोलॉजी के अंदर कि जी आपको पता होना चाहिए कैश फ्लो एनालिसिस क्या होता है। तो पहले हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस देखेंगे, फिर उसके बाद हम डिसीजन ट्री की तरफ जाएंगे। बेसिक मकसद इस चैप्टर का है कि जी आपको अनसर्टेनिटी की प्रेजेंस या रिस्क की प्रेजेंस के अंदर आपने डिसीजन कैसे लेना है, ठीक है। उस डिसीजन के अंदर वो सारा प्रोसेस हम डिसीजन ट्री से करेंगे, मगर उस डिसीजन ट्री के अंदर कुछ वैल्यूज यूज होनी है, वो कैश फ्लो एनालिसिस से यूज होती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले हम कैश फ्लो एनालिसिस पढ़ लें, फिर जब एक दफ़ा वी विल बी ओके विद दिस कैश फ्लो एनालिसिस, फिर हम डिसीजन ट्री की तरफ, जो बेसिक मकसद है इस चैप्टर का, वो हम उसकी तरफ जाएंगे। आप लोगों में से बहुत सारों ने कैश फ्लो एनालिसिस पहले भी पढ़ा होगा, या डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, इसको कैश फ्लो एनालिसिस भी कह सकते हैं, इसको एमपीवी भी कहा जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये चीज़ें आपको पहले भी पढ़ी, आप लोगों में से बहुत सारों ने पहले भी पढ़ी होंगी, मगर आज जस्ट जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए हम इसको डिस्कस करते हैं, और अगर जिन्होंने पढ़ी भी हैं तो उनके लिए ये एक रिवीजन हो जाएगी। डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस होता क्या है, क्यों यूज होता है, लेट्स सी। सप्लाई चेन डिसीजन शुड बी evaluated एज अ सीक्वेंस ऑफ कैश फ्लो ओवर टाइम। अब जितने भी सप्लाई चेन के डिसीजंस होते हैं उनको हम कैश फ्लोज की सूरत में देखते हैं कि जी अगर हम ये काम करते हैं तो इससे हमारा फ्यूचर कैश फ्लो या हमें फ्यूचर में फ़ायदा कितना होगा। जितने भी डिसीजंस हम लेते हैं वो ये इसी तरीके से लेते हैं ना, कि अगर मैं ये काम करता हूँ, अगर मैं ये इन्वेंट्री या ये वेयर हाउस ख़रीद के इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी जेब से कितना जाएगा और मुझे इससे फ़ायदा कितना होगा। यही बात होती है बेसिक मकसद कैश फ्लो एनालिसिस का, कितनी जेब से आपके पैसे निकल रहे हैं और कितने आपको आएंगे फ्यूचर के अंदर, वो सारा कुछ कंसिडर करके फिर आप कैश फ्लो एनालिसिस कर सकते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस evaluates the present value of all the streams of future cash flows and allows managers to compare different cash flow streams in terms of their financial value। अब इस पूरे पॉइंट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आ गए हैं कि जी डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस जो होता है वो क्या करता है, वो evaluate करता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द स्ट्रीम्स ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो। जो फ्यूचर में कैश फ्लो आ रहा है, जो फ्यूचर में आपके पास पैसा आ रहा है, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे एवेल्युएट करता है, ठीक है। और वो बता देता है, ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस क्या करता है, एवेल्युएट करता है जो फ्यूचर में आपके पास पैसे आ रहे हैं उनको इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू यानी कि आज के दिन में उनकी क्या वैल्यू है, ठीक है। अब इसके अंदर जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस होता है, इसका बेसिक जो आइडिया है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे है, कि जी पैसे की ना सिर्फ एक वैल्यू होती है मगर वो टाइम के साथ भी रिलेटेड होता है, कि मेरे पास जितना पैसा जितने टाइम के लिए पड़ा होगा तो उसकी एक वैल्यू होगी, ठीक है। कि जी टाइम एक मनी की या कैश की एक टाइम वैल्यू भी होती है, ठीक है। तो वो बेसिकली ये कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करके मैनेजर्स को एक टूल देता है जिससे वो एवेल्युएट कर सकते हैं जितने भी कैश फ्लो आने हैं आज के पैसे की टर्म में या आज प्रेजेंट वैल्यू की टर्म में, ठीक है। हम देखते हैं कि जी ये किस तरह से इस्तेमाल होता है, इसके बहुत सारे नाम हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू भी इसको कहते हैं, एमपीवी, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस भी इसको कहते हैं।
तो इसको डिफरेंट नामों से यूज़ किया जाता है। एमपीवी का फॉर्मूला अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो ही है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस ही है। एमपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं या इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस भी कहते हैं। अब इसका ओवरऑल जो फॉर्मूला है वो देखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है, मगर इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मैं आपको समझाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता तो यू विल अंडरस्टैंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मैथमेटिक्स का है कि जी मैथमेटिक्स ज़रा सिंपल चीज़ को भी मुश्किल तरीके से लिख देते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। बेसिकली डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है? डिस्काउंटिंग फैक्टर यानी कि पैसा जितना अरसे तक आपके पास पड़ा रहेगा तो उसके अंदर डिस्काउंटिंग कितनी होगी। सिंपल सा आइडिया ये है, आपके पास लेट से कि जी आज के दिन टाइम 0, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, आपके पास 3 साल बाद जो पैसा आएगा क्या उसकी वैल्यू आज के पैसे जितनी होगी या उससे ज़्यादा होगी? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पैसे की वैल्यू, हमारे बचपन में 1000 रुपया बहुत होता था, मगर अब हमारे इस एज में 1000 रुपये की कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। तो टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू कम होती है, ज़्यादा होती है। तो जो फ्यूचर में आपके पास पैसा आना है उसकी आज के दिन में कितनी वैल्यू होनी चाहिए, वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है? वो डिस्काउंट फैक्टर से की जाती है। ठीक है, आपके पास आज जो पैसा है टाइम 0, 1 साल बाद जो पैसा आना है उसकी आज के दिन कितनी वैल्यू होगी, 2 साल बाद जो पैसा होना है उसकी आज के दिन में कितनी वैल्यू होगी, 3 साल बाद जो पैसा आना है उसकी आज के दिन में कितनी वैल्यू होगी। तो बेसिकली डिस्काउंटेड कैश फ्लो ये चीज़ निकालता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अंदर जो डिस्काउंट फैक्टर यूज होता है वो ये होता है 1/1 + k। अब ये जो k है इसको हम रेट ऑफ रिटर्न कह सकते हैं, हडल रेट कह सकते हैं, इसके डिफरेंट नाम है। हडल रेट भी इसको HUR हडल रेट भी इसको कहा जाता है। इंडिविजुअल रेट ऑफ रिटर्न भी इसको कहा जा सकता है। बेसिकली ये हर इंडिविजुअल, हर कंपनी का अपना एक रेट ऑफ रिटर्न होता है। अगर मेरे पास आज 8 लाख रुपया, 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है तो मेरा हडल रेट या मेरा रेट ऑफ रिटर्न कितना है? मैं उस 1 लाख रुपए को रख दूंगा बैंक के अंदर और बैंक मुझे 8% उस पर रिटर्न दे देगा। तो इस वक्त मेरा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 8% है। अगर कोई और बिजनेसमैन को आप वो 1 लाख रुपया दो तो वो एक साल के अंदर उस 1 लाख से 20% या 15% रिटर्न भी दे सकता है। तो वो जो बिजनेसमैन है उसका रेट ऑफ रिटर्न चेंज होगा। मेरा रेट ऑफ रिटर्न 8 है, उस दूसरे का रेट ऑफ रिटर्न 15% है। तो ये हर इंडिविजुअल का अपना रेट ऑफ रिटर्न होता है। इसी तरह जो कॉर्पोरेट्स होती हैं उनका भी अपना रेट ऑफ रिटर्न होता है कि जी कंपनी अगर उसको 1 लाख रुपया दिया जाए या उसको एक यूनिट वैल्यू ऑफ मनी दी जाए तो वो कितनी उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न ये होता है। इसको हम यूज करते हैं, फॉर्मूला आपके सामने है। इसके अंदर C0 की वैल्यू है कि जी जो आपने पहले दिन कैश या तो प्रोजेक्ट में डाला या तो उससे निकाला, जो भी कैश फ्लो है वो टाइम 0। ठीक है, और ये जो शो कर रहा है CT शो कर रहा है जो कैश फ्लो स्ट्रीम्स आ रही हैं हर साल। लेट्स से कि जी 1 साल बाद आपके पास 1000 रुपया, पहले साल आपने प्रोजेक्ट में 5000 रुपया डाला, आपकी जेब से गया, आपने प्रोजेक्ट के अंदर 5000 रुपया डाला। 1 साल बाद उस प्रोजेक्ट से 1000 रुपया आया, 2 साल बाद उससे 4000 रुपया आया, 3 साल बाद उससे 6000 रुपया आया। तो ये नेगेटिव में नहीं, ये प्रोजेक्ट से जनरेट हो रहे हैं। पहली दफा आपने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया तो वो नेगेटिव में था, बाकी सारे जो हर साल हैं वो जनरेट हो रहे हैं। तो इसके अंदर C0 क्या होगा 5000, C1 क्या होगा दैट विल बी 1000, C2 जो है वो 4000 और C3 जो है दैट विल बी 6000। तो ये जो CT है, T की वैल्यू जितना भी प्रोजेक्ट T1 से लेके जितने साल तक आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, इस केस के अंदर हमारे पास 3 साल तक प्रोजेक्ट चल रहा है तो C जो T की वैल्यू वो 1 से लेके 3 तक होगी।
ठीक है। तो ये CT, ये कॉस्ट या कैश फ्लोज जो है डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, तो C0 C1 अप टिल CT इज द स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो ओवर द टाइम पीरियड। MPV इज द नेट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रीम। ये जो पैसा आ रहा, जो पैसा डाला और जो से पैसा निकल रहा है, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है, वह MPV शो करता है। जो K है इसके अंदर, K शोज दी रेट ऑफ रिटर्न। अब जाहिर बात है हर किसी का अपना रेट ऑफ रिटर्न है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि अगर मुझे 1 लाख रुपया दो तो 1 साल के अंदर उसमें कितनी चेंज ऑफ वैल्यू या कितनी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है, मैं बैंक में डाल दूं, मुझे इंटरेस्ट मिलता रहे 8%। किसी और को आप दें, किसी बिजनेसमैन को दें, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न उससे ज़्यादा होगा। तो ये जो रेट ऑफ रिटर्न होता है ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, कॉर्पोरेट पे डिपेंड करता है, जिसको पैसे दे रहे हैं, जिसके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। अब जाहिर बात है MPV या डिस्काउंटेड कैश फ्लो आपको एक बता देता है, वैल्यू बता देता है। अब आपने एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन भी लेना है, क्या मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करूं या मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट ना करूं। तो आपने MPV की वैल्यू निकाल के आपने एक डिसीजन लेना होता है। वो डिसीजन जो होता है इज टू आइदर एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट, या आइदर टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट और नॉट टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वो अब हम देखते हैं कि जी MPV की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो यू शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट या रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। तो वो हम जो एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन है वो हम देखेंगे। अब लेट्स स्टार्ट कि जी आपकी बुक के अंदर दिस इज द एग्जांपल 6.1 मेरे पास जो ये पेज आ रहा है दैट इज अबाउट 168th पेज ऑफ द बुक, जिस पे ये एग्जांपल डिस्कस हुई हुई है। मैं आपको एग्जांपल की बेसिक आइडिया दे देता हूं कि जी एक कंपनी है जिसने डिसीजन लेना है, एक कंपनी विद द नेम ऑफ ट्रिप लॉजिस्टिक्स। उन्होंने एक डिसीजन लेना है कि जी उनको वेयर हाउसिंग की ज़रूरत है, वेयर हाउस गोदाम की ज़रूरत है, कोई ऐसा वेयर हाउस जहां वो अपनी इन्वेंट्री स्टोर कर सकें। ठीक है, अब उनके पास डिसीजन यह है कि जी क्या हम लीज कर लें, हम किसी से लीज पे ले लें, या हम किसी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लें, या किसी के साथ स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट कर लें। तो डिफरेंट ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं। लेट मी रीड द एग्जांपल फॉर यू। ट्रिप लॉजिस्टिक्स, अ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स फर्म दैट प्रोवाइड्स वेयर हाउसिंग एंड अदर लॉजिस्टिक सर्विसेज, इज फेसिंग अ डिसीजन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ स्पेस to lease for the upcoming 3-year period. The general manager has forecast that Trip Logistics will need to handle a demand of 100,000 units. तो basically उनकी जो डिमांड आने लगी है वो 100,000 यूनिट्स की आने लगी है कि जी वो स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं दूसरे कंपनीज को। तो उनकी एक्सपेक्टेड डिमांड या फोरकास्टेड जो डिमांड है कि जी अगले 3 साल के अंदर दे विल हैव टू हैंडल अबाउट 100,000 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री। अब उनके पास वो इन्वेंट्री आ रही है, उनका काम है उस इन्वेंट्री को मैनेज करना, उसको स्टोर करना। ठीक है, The general manager has forecasted that Trip Logistics will need to handle a demand of about 100,000 units for each of the next 3 years. हर साल जो है उनको 100,000 units की डिमांड आएगी 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए। Historically, Trip Logistics has required 1,000 square foot of space for every 1,000 units of demand. हिस्टोरिकल डाटा से देखा जाए तो ऑन एवरेज उनको 1 यूनिट के लिए, 1 यूनिट डिमांड के लिए 1 फुट स्क्वायर चाहिए होता है कि जी अगर किसी ने, ये ऑन एवरेज है, ठीक है, तो एवरेज आउट होके वो 1 यूनिट आ जाती है, 1 स्क्वायर फुट। 1 स्क्वायर फुट इतना होता है कि जी फुट चौड़ा, फुट लंबा। तो 1 स्क्वायर फुट इज अबाउट 1 फुट हाई विड्थ, 1 फुट हाइट। तो 1 फुट स्क्वायर उनको जगह चाहिए होती है 1 यूनिट को स्टोर करने के लिए।
For the purpose of this discussion, the only cost Trip Logistics faces is the cost for the warehousing. अब इस प्रॉब्लम को जरा आसान किया हुआ है कि जी जितनी भी इस प्रॉब्लम के लिए जो भी कॉस्ट है वो उसकी सिर्फ वेयरहाउसिंग की कॉस्ट है. ट्रिप लॉजिस्टिक्स रिसीव्स रेवेन्यू ऑफ अबाउट $1.22 पर यूनिट ऑफ डिमांड. अगर ये कंपनी किसी की डिमांड को पूरी करती है तो एक यूनिट डिमांड को, अब देखिए इनकी जो डिमांड है वो 100,000 यूनिट्स पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स आ रही है. ठीक है, उनको ये भी पता है कि जी अगर एक यूनिट डिमांड आती है तो हमें 1 स्क्वायर फुट चाहिए होता है. ठीक है, 1000 यूनिट्स के लिए 1000 स्क्वायर फुट चाहिए, तो एक यूनिट के लिए 1 फुट स्क्वायर चाहिए. अब एक डिमांड के ऊपर ये कितना पैसा कमा लेते हैं, वो $1.22 ऑफ यूनिट पर यूनिट ऑफ डिमांड के. एक साल तक अगर वो एक यूनिट को स्टोर करते हैं तो उसके लिए वो $1.22 उससे रेवेन्यू कराते हैं, रेवेन्यू कमाते हैं. द जनरल मैनेजर मस्ट डिसाइड वेदर टू साइन अ 3-year लीज और ऑब्टेन वेयर हाउसिंग स्पेस ऑन द स्पॉट मार्केट ईच ईयर. अब जो इसने बेसिक डिसीजन इसके अंदर है, आइदर यू साइन अ लीज 3 साल के लिए और ऑब्टेन वेयर हाउसिंग स्पेस ऑन द स्पॉट मार्केट. स्पॉट मार्केट के जी आप ऑन द स्पॉट हर साल जितनी आपकी डिमांड है उसके हिसाब से आप वेयर हाउसिंग स्पेस को खरीदो. अब जाहिर बात है आपने डिसीजन लेना है कि जी स्पॉट मार्केट से खरीदूं या वेयर हाउसिंग एक लीज किसी के साथ साइन कर लूं. तो जो लीज का ऑप्शन है कि जी आप हर साल 3 साल के लिए किसी से लीज साइन करते हो तो वो आपको $1 पर स्क्वायर फुट हर साल के लिए लगेगी. कि जी अगर आप 3 साल के लिए लेते हो तो वो जो लीज आपको प्रोवाइड कर रहा है वो आपको $1 लेगा एक यूनिट ऑफ डिमांड को स्टोर करने के लिए, विच रिक्वायर्स अबाउट 1 फुट स्क्वायर ऑफ स्पेस फॉर 1 ईयर. ठीक है, अगर आप स्पॉट मार्केट से लेते हो तो उसकी कॉस्ट इतनी हो सकती है 1.20 पर स्क्वायर फुट. ठीक है, फॉर ईयर फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स. तो लीज के अंदर आपके पास $1 और जो स्पॉट मार्केट है उसके अंदर आपको 1.2 पड़ सकती है पर स्क्वायर फुट. अब इस कंपनी जो ट्रिप लॉजिस्टिक्स है उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है? उसका रेट ऑफ रिटर्न इज अबाउट 0.1 या 10%. ठीक है, ये इस कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न है. अब हमने डिस्कस करना है या डिसाइड करना है कि क्या करें, स्पॉट मार्केट से लें या 3 साल के लिए लीज को साइन कर लें. ये सारे का सारा डिसीजन मैनेजर्स ने लेना है. इसके लिए हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो या एमपीवी वैल्यू निकालेंगे. आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आइदर टू गो फॉर अ लीज और टू गो फॉर स्पॉट मार्केट. ठीक है, तो अब पहला देखते हैं हम कि दी एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट इफ द वेयर हाउस स्पेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पॉट मार्केट. कितना एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट, एनुअल की बात हो रही है, हर साल आपका कितना एक्सपेक्टेड का लफ्ज इसमें इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि जो डिमांड फोरकास्ट थी वो एक्सपेक्टेशंस थी, वो रियल नहीं थी, वो अभी तक हिस्टोरिकल डाटा से फोरकास्ट की गई हैं. तो वी कैन एक्सपेक्ट इट मगर we don't know whether it's going to happen or not. तो expected annual profit if warehouse space is obtained from the spot market, आपको पता है हर साल, क्योंकि हम annual निकाल रहे हैं, हर साल की डिमांड 100,000 यूनिट्स की है. ठीक है, 100,000 यूनिट्स के जी इतनी यूनिट्स आएंगी, इतनी चीजें स्पेस कर, इतनी यूनिट्स को स्टोर करने के ऑर्डर्स आ सकते हैं. 100,000 यूनिट्स स्टोर करने के ऑर्डर आ सकते हैं. एक यूनिट का ऑन एवरेज हमें स्पेस जो है वो 1 फुट स्क्वायर चाहिए होती है. ठीक है, तो स्पॉट मार्केट के अंदर
इस चीज के लिए 1 फुट स्क्वायर या 1 यूनिट को 1 साल के लिए स्टोर करने के लिए आपका कितना पैसा लगेगा स्पॉट मार्केट में, दैट विल बी अबाउट 1.20, और आप उससे रेवेन्यू कितना कमा रहे हो, दैट विल बी अबाउट 1.22। तो 100,000 जब डिमांड आएगी तो उस पर आप पूरा रेवेन्यू कितना कमाओगे कि जी हर डिमांड के पीछे या हर यूनिट के पीछे आप 1.22 डॉलर्स कमा रहे हो, ठीक है। और जाहिरी बात है इतना कमा रहे हो तो आपने वेयर हाउसिंग जब स्पॉट मार्केट से लोगे तो उनको कुछ पैसे भी देने होंगे। तो 100,000 यूनिट जब आप स्पॉट मार्केट से उस चीज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटी लोगे तो दैट विल बी अबाउट 100,000 इंटू 1.20। तो जब आप इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें सब्ट्रैक्ट, इस टर्म को पहले मल्टीप्लाई करें, फिर इस टर्म को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें, तो आपका जो एनुअल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो है या एनुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो अबाउट $2,000 है, ये स्पॉट मार्केट का। अब हम एमपीवी निकालते हैं इस केस के अंदर, जब हमने स्पॉट मार्केट से एक कैपेसिटी ली है, हमारे पास डिमांड आ रही है चीज़ों को स्टोर करने की और हम स्पॉट मार्केट से इन्वेंट्री खरीद के उधर वो सारी की सारी चीज़ें स्टोर कर रहे हैं। तो 3 साल तक के लिए व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। पहले साल जो है, अब ये जो फॉर्मूला है, आपने एमपीवी का फॉर्मूला अगर याद हो तो वो क्या था, बड़ा मुश्किल सा फॉर्मूला लिखा हुआ था मैथमेटिकली, मगर अब उसको जब हम एक्सपैंड करते हैं तो वो ये था बेसिकली C0 प्लस समीशन साइन T1 से लेके T जो है वो जितने पीरियड तक आपने जाना है। इस केस के अंदर जो T है हमारे पास ऑलमोस्ट आएगा पहला, दूसरा, तीसरा साल, तो वी विल बी अबाउट 1 साल, 2 साल, 3 साल। पहले साल उसकी आएगी, दूसरे साल उसकी आएगी, तीसरे साल, 3 साल के लिए करना है। तो पहला साल तो हमारा ये हो गया, बाकी हम इधर 2 साल कर लेंगे। और इसका क्या था, 1 प्लस k रेज टू पावर, और इधर हमने t की वैल्यू लगाई थी और साथ c ऑफ t थी जो कैश फ्लो आ रहे हैं। तो पहले साल जो आपके पास कैश फ्लो आएगा, पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, पहले साल C0 1 2, पहली दफा जो कैश फ्लो आएगा वो 2000 आएगा। यानी कि आप स्पॉट मार्केट से कैपेसिटी लोगे, आपके पास 100,000 की डिमांड आई है, आपने उसको 1 साल के लिए स्टोर किया तो उससे आपके पास क्या 2000 का प्रॉफिट आया। दूसरे साल जो दूसरा टाइम पीरियड है उसके अंदर फिर 2000 का कैश फ्लो आपके पास आएगा, फिर तीसरी दफा आपके पास 2000 का कैश फ्लो आएगा। तो आप ये काम करते हो, अगर आप तो 3 साल के लिए जब आप इसको स्टोर करोगे तो उससे इतना कैश फ्लो आएगा। पहले साल का 2000, फिर 2000, फिर 2000। आपकी रेट ऑफ रिटर्न या आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या आपकी हडल रेट कितना है इस कंपनी का, ट्रिप लॉजिस्टिक्स का, डेट इज अबाउट 0.1 k की जो वैल्यू थी वो ये थी, या 10% थी। आपने वो वैल्यू इसके अंदर डालनी है। ये वही फॉर्मूला जो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है ना, उसकी जो एक्सपेंशन है वो इस तरह से है, ठीक है। ये शो करता है साइन समीशन। समीशन का मतलब होता है कि जी टी की वैल्यू चेंज हुई, लिखा, प्लस किया, फिर टी की वैल्यू चेंज हुई, फिर लिखा, फिर प्लस किया। तो पहले साल का टी, पहले साल का जो आ रहा है, दूसरे साल का जो कैश फ्लो आ रहा है, तीसरे साल का जो कैश फ्लो आ रहा है। अब ये 2000 फ्यूचर में आ रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी अब हमने देखनी है। आपका रेट ऑफ रिटर्न 10% है, ये फ्यूचर में आ रहा है ना, तो इसकी आज के दिन में कितनी वैल्यू होगी। ये भी फ्यूचर में आ रहा है तो इसकी आज के दिन में कितनी वैल्यू होगी। आज के दिन जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो तो 2000 है ही है, इसलिए हमने उसको डिस्काउंट नहीं किया। जो 1 साल बाद या 2 साल बाद आ रहा है उसकी आज के दिन में प्रेजेंट वैल्यू, वो जो 2000 ये जो पहले साल के एंड में आ रही है, ये 1 साल बाद आ रही है ना, तो 1 साल बाद आ रही है तो उसकी आज के दिन में क्या वैल्यू होनी है। अगर मेरे पास इतना पैसा एक साल तक पड़ा रहता तो उससे मेरा रेट ऑफ रिटर्न 10% था, तो इसलिए हम डिस्काउंटिंग को डिवाइड कर रहे हैं 1.1।
1 प्लस के की वैल्यू से, ताकि क्योंकि एक साल तक मेरा जो रेट ऑफ रिटर्न था वो 10% था, तो एक साल बाद जो मुझे मिलेगा उसके वो जो पैसा उसकी आज के दिन में मेरे लिए क्या वैल्यू है, वो इसलिए इसको कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो एक साल बाद जो 2000 आ रहा है उसको हमने 1.1 से डिवाइड कर दिया, 2 साल बाद जो 2000 आ रहा है उसको 1.1 रेज़ टू पावर 2 स्क्वायर्ड कर दिया उसको, ठीक है। तो आज के दिन में अगर ट्रिप लॉजिस्टिक्स अपनी इन्वेंट्री को स्पॉट मार्केट से लेती है तो आज के दिन में आज की वैल्यू में उसको $5,471 का फायदा या पॉजिटिव वैल्यू उसकी आ रही है, तो उसकी वैल्यू में इजाफा होगा। ट्रिप लॉजिस्टिक्स की कंपनी की वैल्यू के अंदर इजाफा होगा, और वो इजाफा कितना होगा, दैट विल बी अबाउट $5,471 आज के दिन की वैल्यू में, ठीक है। तो अगर प्रोजेक्ट का एमपीवी पॉजिटिव आ रहा है तो नॉर्मली उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि जी दूसरा वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास। अब दूसरा ऑप्शन ये आ रहा है कि हमने अपनी 3 साल की किसी पार्टनर के साथ 3 साल के लिए हमने लीज साइन कर लिया, ठीक है, कि हर साल हमने कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया कि जी 3 साल तक हम तुम्हारी कैपेसिटी को यूज करेंगे। तो उसका क्या फायदा, क्योंकि ओरिजिनल डिसीजन तो ये था ना, वेदर शुड वी गो फॉर लीज और शुड वी गो फॉर स्पॉट मार्केट, कि जी जैसे जैसे हमें डिमांड आती है तो हम स्पॉट मार्केट से इन्वेंट्री खरीदते रहें, या तो हम लीज कर लें इन्वेंट्री और वो फ्लैट रेट पे कर लें। अब अगर हम 3 साल के लिए उससे लीज कर लेते हैं, किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, तो उससे हमारा एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट कितना होगा। एनुअल प्रॉफिट वही बात है कि जी 100,000 की एवरेज डिमांड है, 100,000 यूनिट्स की हर साल की, आप उससे रेवेन्यू इतना कमा रहे हो 1.22, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। फिर आप माइनस करो उससे कि जी 100,000 मल्टीप्लाई बाय 1, आप $1 पर यूनिट के पीछे आपने जिससे वो किया ना कॉन्ट्रैक्ट, लीज का कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको दे रहे हो, तो आपको टोटल साल का $22,000 जो है वो फायदा हो रहा है अगर आप लीज करते हो, ठीक है। तो फिर अब हम एमपीवी वैल्यू निकालते हैं लीज के लिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू लीज के ऑप्शन के लिए। पहले साल भी आपके पास 2000 आएगा, 22,000, दूसरे साल भी 22,000 आएगा, तीसरे साल भी 22,000 आएगा आपके पास। तो ये कैश फ्लो जो है ना, ये उसके हिसाब से आपको पता चल रहा है कि जी हर साल आपके पास पैसे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, $22,000 आ रहे हैं। तो उसकी अब एमपीवी आज के जो फ्यूचर के कैश फ्लोज आ रहे हैं उनकी आज के दिन में क्या वैल्यू है, वो इस तरीके से हम 22,000 ये तो आज के दिन ही आपके पास आ रहा है, 1 साल बाद जो आएगा और 2 साल बाद जो आपके पास आएगा, तो इट विल बी लाइक दिस। 22,000 उसको 1 दफा डिस्काउंट किया, 22,000 उसको 2 दफा डिस्काउंट किया। तो आज के दिन में अगर ट्रिप लॉजिस्टिक्स लीज के ऑप्शन पे जाती है, लीजिंग के ऑप्शन पे जाती है, तो आज के दिन में ट्रिप लॉजिस्टिक्स की वैल्यू $60,182 बढ़ेगी। अब जाहिरी बात है 60,182 एमपीवी लीज के ऑप्शन की आ रही है, 5,471 आपके पास जो आ रही है वो स्पॉट मार्केट में आ रही है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा डिसीजन ज्यादा बेहतर है। अब एमपीवी जो भी होता है ना, उसके अंदर देखा जाता है कि वैल्यू पॉजिटिव में आनी चाहिए प्रोजेक्ट की, ठीक है। अब दोनों ऑप्शंस, अब इसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन थे ना, आइदर गो फॉर स्पॉट और गो फॉर लीज। तो अब इन दोनों के अंदर क्या, दोनों की वैल्यू स्पॉट मार्केट की भी पॉजिटिव में आ रही है और इसकी भी पॉजिटिव में आ रही है। जब दोनों ऑप्शंस के अंदर पॉजिटिव में आ रही हो तो इसका मतलब है जिसकी ज्यादा पॉजिटिव में आ रही है, लीज की ज्यादा आ रही है, 60,000 हमें इससे फायदा हो रहा है लीज से, इससे हमारा सिर्फ 5,000 कुछ फायदा हो रहा है। तो जिसकी ज्यादा है हम फिर उसकी तरफ उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं।
कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं कि जी एमपीवी की वैल्यू एक प्रोजेक्ट के लिए, लेट्स से प्रोजेक्ट 1 के लिए पॉजिटिव आती है, एमपीवी फॉर प्रोजेक्ट 2 जो है उसके लिए नेगेटिव आती है। तो इस केस के अंदर आपने वो वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव हो। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो आज के दिन में आपकी वैल्यू कितनी इजाफा होगा, उसकी वैल्यू में कितना इजाफा होगा। अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट करो जिनकी एमपीवी नेगेटिव आ रही होती है तो उसका मतलब ये होता है कि जी अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर हाथ डालते हो या इन्वेस्ट करते हो तो आपकी वैल्यू में कमी आएगी, तो योर वैल्यू विल डिक्रीज। तो ये बात होती है एमपीवी की। अब सिंपल सा मैं आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक प्रॉब्लम के अंदर तो डिस्कस कर दिया है मगर इस बड़े इजीली भी यूज हो सकता है। अब लेट्स से कि जी आपके पास एक प्रोजेक्ट है, वो 3 साल का जितना भी है आज का 0, 1, 2, 3, उसके लिए आप इस प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है लेट्स से कि जी अबाउट 1% है, अबाउट 10% है या 0.1 है। आपने पहले साल इस प्रोजेक्ट के अंदर 20,000 रुपया डाला, ठीक है। फिर 1 साल बाद उससे 10,000 रुपया निकला, फिर 1 साल बाद उससे 15,000 रुपया निकला और फिर 1 साल बाद उससे 20,000 रुपया निकला। तो इस प्रोजेक्ट की एमपीवी किस तरह से हम फाइंड करेंगे? एमपीवी इसकी ऐसे निकलेगी कि जी पहले साल आपने 0 टाइम में उसमें इन्वेस्ट किया है तो वो तो इसी तरीके से आप नेगेटिव फॉर्म में उसमें डाल दोगे। इसकी हम डिस्काउंटिंग नहीं कर रहे क्योंकि वो वैसी एमपीवी आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू बता रही होती है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये तो प्रेजेंट में ही है 20,000। हमने सारे जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनको प्रेजेंट वाले टाइम पे लाना है ना, तो ये तो पहले से ही प्रेजेंट में, इसलिए हम इसको डिस्काउंट नहीं करते। फिर अब ये 1 साल बाद पैसा जो आ रहा है पॉजिटिव में, उसकी वैल्यू, तो पैसा निकल रहा है प्रोजेक्ट के अंदर। आप पैसा नहीं डाल रहे, अपनी जेब से नहीं डाल रहे, उससे पैसे वापस निकल रहे हैं। तो 10,000 1 साल बाद आएगा तो उसको एक दफा डिस्काउंट करेंगे 1.1, ठीक है। फिर ये 15,000 दूसरे साल के एंड पे निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, 15,000 डिवाइड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 2 कर देंगे 2 साल। इसी तरीके से तीसरे साल के एंड में 20,000 निकल रहा है, उसको हम क्या करेंगे 1.1 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। कितने साल तक वो डिस्काउंट हो रहा है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो इसलिए हमने इसको 3 कर दिया। ये जो 15,000 है इसको कितनी दफा डिस्काउंट करेंगे? 1 साल डिस्काउंट हुआ, दूसरे साल डिस्काउंट हुआ तो इसको हमने 2 दफा। इसी तरह से ये जो 10,000 है ये 1 साल डिस्काउंट होगा तो इसके लिए हमने रेज़ टू पावर 1 कर दिया। ये जो है ये किसी टाइम, इसमें कोई टाइम डिस्काउंटिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसी प्रेजेंट वैल्यू है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.1 रेज़ टू पावर 0 विच इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ही होता है, ठीक है। तो एमपीवी इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी रह गई हो इस फार्मूला के अंदर, ओरिजिनल जो बुक के अंदर फार्मूला है वो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। अब आप एमपीवी अगर आपने निकालना हो, ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर लेट्स से कि जी आपका इनिशियल इन्वेस्ट टाइम 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा प्रोजेक्ट है जो 4 साल तक चलना है। पहले साल आपने उसके अंदर 200 या $2,000 या 2,000 रुपीस इन्वेस्ट किया। पहले साल 1 साल तक वो पड़ा रहा या 1 साल तक वो बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ और उससे बिजनेस से या प्रोजेक्ट से पहले साल के एंड में 1,000 रुपया इन फायदा हुआ, दूसरे साल के एंड में 4,000 रुपया और फायदा हुआ, तीसरे साल में नुकसान हो गया फिर से 1,000 का, या आपको अपनी जेब से पैसा डालना पड़ गया, और चौथे साल फिर उससे 5,000 का फायदा हुआ। तो अब इसका एमपीवी किस तरह निकाला जाएगा? बहुत सिंपल है। इस प्रोजेक्ट का एमपीवी इस तरह से निकाला जा सकता है। पहले साल का 2,000, ठीक है, रेज़ टू पावर मैं इधर ये भी लिख देता हूँ। वही बात है, रेट ऑफ रिटर्न आपका क्या है? इसके अंदर रेट ऑफ रिटर्न आपका 1 है तो 1.1 रेज़ टू पावर 0 प्लस 1,000 1.1 रेज़ टू पावर 1, 1 साल के लिए डिस्काउंट हो रहा है ना वो। इसी तरीके से 4,000
रेस टू पावर 1.1 रेस टू पावर 2 2 साल के लिए डिस्काउंट हो रहा है। इसी तरह अब यहाँ देखें तीसरे साल के एंड में नुकसान हो गया था, तो मैं पॉजिटिव इधर नहीं करूंगा, मैं इधर वैल्यू नेगेटिव कर दूंगा। फिर से 1000 डिवाइड बाय 1.1 रेस टू पावर 3, फिर अगले साल फायदा हो रहा है तो 5000 प्लस के साथ हम यूज करेंगे 1.1 रेस टू पावर 4, तो इसका एमपीवी फिर से निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से एमपीवी इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टेक्निक, बहुत ज़्यादा यूज होती है प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन में, प्रोजेक्ट सिलेक्शन के अंदर। इसका क्या है, एक प्रोसीजर है और फिर एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन है। एक्सेप्ट क्या करें इस केस के अंदर, एमपीवी जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी पॉजिटिव में उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर एमपीवी की वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है तो वी शुड रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर कि सारे जो आपके पास ऑप्शन है उसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो नेगेटिव वैल्यू में फिर सबसे कम नेगेटिव वैल्यू वाली बात हम करेंगे, नेगेटिव वैल्यू वाला प्रोजेक्ट हम अंडरटेक करेंगे। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि जी हमने इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो चीज़ सीखनी है वो हमने एक मेथडोलॉजी सीखनी है, ऐसी मेथडोलॉजी सीखनी है जो हमें रिस्क के होते हुए डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी दे। ठीक है, अब इसके अंदर पिछली प्रॉब्लम के अंदर देयर वाज नो रिस्क इन्वॉल्व्ड। क्यों? उसके अंदर बेसिक आपको आइडिया था इतना हमारे पास डिमांड है, ये देखें सारी इंफॉर्मेशन आपके पास थी। ये जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं इनको हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम। आप डिटरमिन कर सकते हो कि जी क्या होना है। प्रोबेबिलिस्टिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके अंदर प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं कि जी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इतने % प्रोबेबिलिटी है ये वाला हो, इतने % प्रोबेबिलिटी है ये चीज़ हो, इतने % प्रोबेबिलिटी हो। तो ये जो हमने ट्रिप लॉजिस्टिक्स की एग्जांपल देखी थी डिटर्मिनिस्टिक थी, इसके अंदर सारा आपके पास डाटा था। आपको पता था मेरी डिमांड कितनी आनी है, आपको पता था कि जी आपकी कॉस्ट कितनी कॉस्ट लगती है, आपको पता था कि आप कितना पैसा कमा सकते हो, आपको ये भी पता था कि कॉस्ट्स कितनी है, आपको ये भी पता था कि जी आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या है। उसके ऊपर आपने इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपने एक डिसीजन लिया। ठीक है, अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि क्या होना है, बट यू नो कि जी प्रोबेबिलिटी 60% या 70% चांसेस है ये हो जाए, 30% चांसेस है ये हो जाए। अब इसमें कैसे डिसीजन लें? इसमें भी तो डिसीजन लेना है ना। प्रोबेबिलिटी आ गई है, एक रास्ता नहीं है, दो रास्ते हैं, 50-50 चांसेस हैं। 50% चांस है कि जी इकोनॉमी ऊपर चली जाए, 50% चांस है कि जी इकोनॉमी नीचे चली जाए। तो फिर क्या करें? 50% चांस है कि प्राइसेस बढ़ जाए, 50% चांस है कि प्राइसेस कम हो जाए। इस तरह की सिचुएशंस के अंदर जहां रिस्क इन्वॉल्व्ड है, जहां अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड है, उसके लिए हमारे पास जो मेथडोलॉजी है, जो तरीका है जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं, वो डिसीजन ट्री का तरीका। और वो चीज़ बेसिकली हमने पढ़नी है कि जी जो हम सप्लाई चेन्स या ग्लोबल सप्लाई चेन का डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क्स जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी इस तरह की सिचुएशन आ सकती हैं कि जी अगर मैं इस मुल्क में फैक्ट्री लगाता हूँ तो इस मुल्क के इकोनॉमी के बढ़ने के कितने चांसेस हैं, कम होने के कितने चांसेस हैं। तो अब मैंने तो फैक्ट्री लगानी है, तो मैं किस तरीके से इस प्रॉब्लम को या इस डिसीजन को लूं। इस डिसीजन को सॉल्व करने के लिए फिर हम डिसीजन ट्री मेथडोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, मैनी डिफरेंट डिसीजंस सप्लाई चेन के अंदर। Should the firm sign a long-term contract for warehousing space or get the space from a spot market as needed? What should the firm mix of long-term and short-term be in the portfolio of transportation capabilities? कि जी firm के पास किस तरह की transportation capabilities होनी चाहिए, कितना % उसके अंदर heavy duty transportation होनी चाहिए, कितने % उसके अंदर truck transportation होनी चाहिए, कितने % उसके अंदर sea transportation, air transportation। तो ये सारे के सारे decisions हैं।
आपने एक देखा कि जी स्पॉट मार्केट का वेयर हाउसिंग स्पेस को अगर हमने लीज करना हो, ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उसमें कितना मिक्स होना चाहिए, उसका पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए, ऐसी ट्रांसपोर्टेशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिसके अंदर लेट्स से कि जी 60% जो है वो 18 व्हीलर्स हैं, बाकी 20% जो है दे आर अबाउट स्मॉल ट्रक्स या जिनको हम लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहते हैं, और बाकी जो आपके पास 20% है दे आर अबाउट स्कूटर्स या रिक्शाज, इस तरह की चिंग चीज जो होती हैं, चिंग चीज सीसीज। तो ट्रांसपोर्टेशन मिक्स किस तरह की होनी चाहिए, पोर्टफोलियो ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए, हाउ मच कैपेसिटी शुड वेरियस फैसिलिटीज हैव, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस कैपेसिटी शुड बी फ्लेक्सिबल। अब ये सारे के सारे डिफरेंट डिसीजंस हैं। जब भी आप ग्लोबल कोई भी डिसीजन हो सप्लाई चेन के नेटवर्क के डिजाइन डिसीजन का, तो उसके अंदर बहुत सारे इस तरह की आपको सिचुएशंस मिलती हैं जहां आपके पास प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं, जहां आपके पास अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं। तो वो सारे के सारे डिसीजंस जो होते हैं वो हम वी हैव टू कंसिडर, और फिर हमने एक डिसीजन लेना होता है। तो उसके लिए हम डिसीजन ट्री यूज करते हैं। बेसिकली डिसीजन ट्री जो है वो एक ग्राफिकल डिवाइस है। ग्राफिकल डिवाइस ये है कि जी आप अपनी प्रॉब्लम को पहले मॉडल करते हो या उसको किसी फॉर्म में उसकी एक तस्वीर बनाते हो, ठीक है। जिस तरह मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये एक प्रॉब्लम है, उसकी एक तस्वीर बनती है। इसे देखें, सारे डिसीजन ट्री बना हुआ एक प्रॉब्लम का, उसकी एक पूरी तस्वीर है। इसके अंदर एरोज हैं, इसके अंदर गोल ओवल दायरे से बने हुए हैं, उनके अंदर कोई वैल्यूज लिखी हुई हैं, लाइनों के ऊपर कुछ वैल्यूज लिखी हैं, एरोज हैं, उनकी डायरेक्शनैलिटी है। तो ये क्या है, ये ग्राफिकल टेक्निक है, डिसीजन ट्री या ग्राफिकल डिवाइस है ये, जिससे हम डिसीजन लेते हैं। इसके बहुत सारे आज जो मैं आपको जो इन लेक्चर्स के अंदर जो मैं आपको डिसीजन ट्री की बताऊंगा, डिसीजन ट्री एनालिसिस बताऊंगा, वो तो मैं आपको हाथ से सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि ये हाथ से सॉल्व करना इट्स अ वेरी लेबर इंटेंसिव जॉब। जाहिर बात है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का भी जब हम बनाते हैं डिसीजन ट्री तो वो बहुत बड़े बन जाते हैं, और उनको सॉल्व करना इम्पॉसिबल तो नहीं होता, मगर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स भी बता देता हूं कि जिनसे हम डिसीजन ट्री बना के उससे डिसीजन ले भी सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं डिसीजन ट्री के, मगर जो आई वुड से कि जो मेरा अभी तक एक्सपोजर रहा है सॉफ्टवेयर्स के साथ, उसके अंदर 2-3 सॉफ्टवेयर्स हैं जो बड़े सिंपल से हैं, जो हम यूज कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है WinQSB, ठीक है। इट्स एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एक चाइनीज रिसर्चर है, उसने ये सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। इट्स वेरी सिंपल, छोटा सा सॉफ्टवेयर है। आप सर्च करोगे तो ये WinQSB के नाम से आपको मिल जाएगा। अब इसको डाउनलोड करो। उसके अंदर अबाउट 2 और 3 MBs का है। इसके अंदर एक डिसीजन ट्री का अपना मॉड्यूल है, उसको स्टार्ट करोगे तो आप कोई भी डिसीजन ट्री बना के सॉल्व कर सकते हो। एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पैलिसेड डिसीजन टूल्स। पैलिसेड डिसीजन टूल्स, ठीक है। उसके अंदर पैलिसेड डिसीजन टूल्स के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, मगर उसके अंदर एक डिसीजन टूल जो है वो डिसीजन ट्री का भी है। वो आपको सारा ये बेसिकली जो पैलिसेड डिसीजन टूल है ये एक्सेल के अंदर जाके चलता है, ठीक है। एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है ना, उसके अंदर ये इंस्टॉल हो जाता है जाके। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, मगर आई वुड सजेस्ट कि आप इनकी साइट पे जाओ और वो जो एवेल्युएशन वर्जन होता है उसको डाउनलोड करके ज़रा चेक करें। ये डिसीजन ट्री, ये आप जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे इसको ये एक्सेल के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर जब भी आप एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो यह उसके साथ स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर पहले से डिसीजन टूल के अंदर डिसीजन ट्री बनाने के, जो डिसीजन ट्री की ये जो ग्राफिकल डिवाइस, ये जो ग्राफिक्स बनाने की आपको एक सहूलत मौजूद है। आप उसमें डिसीजन को मॉडल करो ग्राफिकली और फिर डिसीजन जो होता है वो आपको दे देता है, ठीक है।
तो ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके अंदर हम डिसीजन ट्री एनालिसिस कर सकते हैं। मगर मैं आपको परेशान ना होए, मैं आपको इसके अंदर लेक्चर के अंदर भी डिसीजन ट्री एनालिसिस सिखाऊंगा कि हाथ से किस तरह किया जाता है। मगर हाथ से इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट्स वेरी कैलकुलेशन इंटेंसिव, तो नॉर्मली हम इसको सॉफ्टवेयर से ही करते हैं। अब हम देखते हैं कि जी डिसीजन ट्री है क्या। अ डिसीजन ट्री इज अ ग्राफिकल डिवाइस यूज्ड टू एवेल्युएट डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। फिर से वही बात, अनसर्टेनिटी मौजूद है और आपने डिसीजन लेना। इसका क्या प्रोसीजर है, क्या करना होता है, तो लेट्स सी। इसके कुछ थोड़े बहुत, इस डिसीजन ट्री बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ होमवर्क या कुछ ना कुछ प्री डिसीजन काम करना पड़ता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ड्यूरेशंस ऑफ टाइम पीरियड दैट विल बी कंसिडर्ड। अब आपने जो डिसीजन लेना है उसके लिए आपने एक टाइम पीरियड को देखना है। जिस तरह हमने पहले प्रॉब्लम देखी थी ना, उसके अंदर 3 साल थे कि जी पहले साल कितना पैसा आ रहा है, दूसरे साल तीसरे साल कितना पैसा आ रहा है। तो आपने एक प्रॉब्लम जो आपने डिसीजन लेना है उसका एक टाइम पीरियड बनाना है। मैं ये फैसिलिटी लगाने जा रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कितने साल के लिए लगाने चाह रहे हो? अगले 5 साल के लिए लगाने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर से सोचूंगा मैंने क्या करना है। तो आपने जब डिसीजन ले रहे हो तो डिसीजन के लिए वो जो टाइम पीरियड है वो आपने बताना है कि जी कितने साल का है ये जो भी प्रोजेक्ट है। कोई भी डिसीजन हो, कोई भी प्रोजेक्ट का डिसीजन हो, जो भी डिसीजन है उसका टाइम पीरियड आपने बताना है कि ये टाइम पीरियड में कितने साल के लिए इस चीज को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट the value of decision and are likely to fluctuate over the time period। अब आपने ये भी बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्लक्चुएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि लेट्स से मैंने एक आई हैव टू लेट मी स्टार्ट हियर। ठीक है, अब मैंने एक छोटा सा डिसीजन लेना है कि जी मैं जो दूसरे मुल्क के अंदर या किसी पाकिस्तान के अंदर भी मैंने एक फैक्ट्री छोटी सी लगानी है। ठीक है, कितने साल के लिए वो फैक्ट्री में लगाना चाह रहा हूं? मैं अगले 6 साल तक के लिए वो फैक्ट्री लगाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अब इसके अंदर फैक्ट्री ने कोई चीज बनानी है, उसकी जो आउटपुट होगी, अब मैंने डिसीजन लेना है कि जी ये फैक्ट्री मैं इस जगह पे लगाऊं या मैं उस जगह पे लगाऊं। आप इस डिसीजन के इस शहर में लगाऊं, उस शहर में लगाऊं, इस शहर में मुझे कितने जमीन कितने की मिलेगी, मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी होगी, उस शहर में मुझे जमीन कितने की मिलेगी और मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी होगी। तो मैंने बता दिया कि जी अगले 6 साल के लिए मैं एनालिसिस कर रहा हूं और मैंने फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर दिए कि जी ये फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। अनसर्टेनिटी तो इसके अंदर है ही है कि जी मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने लगा, तो उसके हिसाब से फिर अब हमने एवेल्युएशन करनी है डिसीजन ट्री की। डिसीजन ट्री का जो बेसिक प्रोसीजर या जो बेसिक मेथडोलॉजी होती है वो क्या होती है? लेट मी डिस्कस दिस मेथडोलॉजी एंड देन वी शुड कंक्लूड इट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम ऑफ वन डिसीजन ट्री प्रॉब्लम, तो फिर हम उसके अंदर देखेंगे। तो आज हम डिसीजन ट्री की मेथडोलॉजी देख लेते हैं और पिछली दफा फिर अगले लेक्चर के अंदर हम इसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। डिसीजन ट्री की मेथडोलॉजी है आइडेंटिफाई द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड and the number of time periods over which the decision is to be evaluated। जो भी आप डिसीजन लेने जा रहे हो उसका ड्यूरेशन, हर टाइम पीरियड का ड्यूरेशन और कितने टाइम पीरियड तक जाना है वो आपने बताना है। आपने ये भी बताना है आइडेंटिफाई फैक्टर्स whose fluctuation will be considered। आपने वो फैक्टर्स बताने हैं जिनके अंदर फ्लक्चुएशन आ सकती है, जिनके अंदर उतार चढ़ाव आ सकता है, जिसके अंदर कोई ना कोई वेरिएशन आ सकती है। आइडेंटिफाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी फॉर ईच फैक्टर्स। अब फैक्टर्स तो आपने आइडेंटिफाई कर दिए कि जी इसके अंदर कमी ज्यादती हो सकती है। अब आपने उसकी अनसर्टेनिटी की रिप्रेजेंटेशन भी बतानी है। ये चीज ऊपर नीचे हो सकती है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर नीचे हो? 20% प्रोबेबिलिटी है कि कीमतें बढ़ जाएं, 30% प्रोबेबिलिटी है कीमतें कम हो जाएं, बाकी 50% प्रोबेबिलिटी है कि जी कीमतें उसी लेवल पे रहें।
होना तो यही है ना, तो डिफरेंट आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी दिखानी है। आइडेंटिफाई द पीरियोडिक डिस्काउंट रेट फॉर ईच पीरियड, आपने हर पीरियड के लिए अपना डिस्काउंट रेट, अपना रेट ऑफ रिटर्न, अपना हडल रेट, ये आपने बताना है। डिस्काउंट रेट, रेट ऑफ रिटर्न, हडल रेट, ये सारी एक ही चीजें होती हैं, ठीक है। इसलिए इससे परेशान ना हो, के की वैल्यू है बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंट रेट हर पीरियड के लिए। रिप्रेजेंट द डिसीजन ट्री विद डिफाइंड स्टेट्स इन ईच पीरियड एज वेल एज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। अब आपने डिसीजन ट्री बनाना है और उसके साथ कोई ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज भी बतानी है बिटवीन स्टेट्स इन सक्सेसिव पीरियड्स। अब आपने हर जो भी टाइम, जिस टाइम पीरियड पे आपने डिसीजन लेना है उसका हर टाइम पीरियड भी बताना है और ओवरऑल टाइम, जिस टाइम पीरियड के लिए डिसीजन ले रहे हैं वो भी बताना है। आपने ये भी बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्लक्चुएट कर सकते हैं। आपने उन फैक्टर्स की फ्लक्चुएशन की प्रोबेबिलिटीज बतानी है या रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी बतानी है। आपने रेट ऑफ रिटर्न्स बताने हैं, आपने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज बनानी है और फिर जब आपने उसको सॉल्व करना है डिसीजन ट्री को, तो आपने आखिरी टाइम से पहले टाइम की तरफ आना है, फ्रॉम t टू 0 आना है। अब इसको बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। यही जो हमने डिसीजन लेना था वेयर हाउस का, अगर आप देखें तो इसके अंदर पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ठीक है। अब ये जो है ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज हैं कि जी इतने % प्रोबेबिलिटी है कि ये हो जाए, इतने % प्रोबेबिलिटी है ये हो जाए, इतनी प्रोबेबिलिटी है ये हो जाए, इतनी प्रोबेबिलिटी है। ये सारी की सारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज हैं कि जी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाते हुए क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, इनको हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज कहते हैं। पूरी जो स्टेट है कि जी पूरा डिसीजन जो था वो 3 साल का था, 3 साल का था, तो उस 3 साल के डिसीजन के अंदर वो हमने टाइम पीरियड बता दिए और फिर हर साल जो है उसकी हमने वो भी कैटेगराइजेशन कर दी। तो ये जो पहला पॉइंट था ना, आइडेंटिफाई द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड एंड द नंबर ऑफ पीरियड्स ओवर विच द डिसीजन इज टू बी इवैल्यूएटेड। अब आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स हुज फ्लक्चुएशन विल बी कंसिडर्ड। अब आपने वो फैक्टर्स बताने हैं कि जी डिमांड और प्राइस इसके अंदर चेंज आ सकती है, डिमांड और प्राइस इसके अंदर चेंज आ सकती है। आपने वो फैक्टर्स बता दिए कि इसके अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है। अब आपने बतानी है कि कितनी % फ्लक्चुएशन हो सकती है। डिमांड के अंदर इजाफा होगा तो कितना % इजाफा होगा, डिमांड के अंदर कमी होगी तो कितने % कमी होगी। इसी तरह प्राइस के अंदर ज्यादती होती है तो कितनी ज्यादती होगी, प्राइस के अंदर कमी होती है तो कितनी कमी होगी। तो ये सारी की सारी कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स who can fluctuate, you have to have a representation of uncertainty of each factor। आपने अपना रेट ऑफ रिटर्न बताना है और फिर आपने कुछ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज बनानी है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज ये हैं कि जी इस स्टेट से इस स्टेट पे जाने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 0.25 है, 25% प्रोबेबिलिटी है। इस स्टेट से इस स्टेट पे जाने के लिए 25% प्रोबेबिलिटी, इनको हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज कहते हैं, ठीक है। Before concluding today's lecture, let me give you a very brief introduction, very brief revision of what we have done so far। आज जो हमने basically start किया था lecture, वो हमने जो ओवरऑल चैप्टर 6 था उसके इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कवर करने के लिए किया था कि जी डिसीजन ट्री मेथडोलॉजी हमने पढ़नी है। डिसीजन ट्री मेथडोलॉजी के लिए हमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस पहले थोड़ा सा पढ़ना पड़ा, उसके लिए हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व की। उसके बाद अब हमने आखिर में हमने डिसीजन ट्री एनालिसिस, जो डिसीजन ट्री प्रोसेस है उसका किस तरह से पूरा प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उनको हमने पढ़ा है। और अगले लेक्चर के अंदर हम
एक एग्जाम्पल खोलेंगे और उस एग्जाम्पल को आप सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ इज़ एमपीवी किस तरह निकाला जा सकता है, और जो डिसीजन ट्री है, डिसीजन ट्री एनालिसिस, उसकी मेथडोलॉजी क्या है। उसकी मेथडोलॉजी इन 6 पॉइंट्स के अंदर समराइज हुई हुई है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अ प्रॉब्लम। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज डॉक्टर फहद अमजद। अस्सलाम वालेकुम।